अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज पोलैंड जाएंगे। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा से मुलाकात होगी जो बाइडेन की। रूस यूक्रेन वॉर के बीच दोनों के बीच में काफी अहम बैठक। जंग के 1 साल पूरे होने पर आगे की स्ट्रेटेजी पर बात होने वाली। 22 फरवरी तक यूरोप में रहेंगे जो बाइडेन। आइए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पोलैंड से जुड़ी और डिटेल आपको विस्तार से समझाते हैं। पोलैंड में बाइडेन होंगे तो सरगर्मी तेज है। वॉर में क्या मेगा टर्न आएगा? अमेरिकी राष्ट्रपति 20 से 22 फरवरी तक पोलैंड में होंगे। बाइडेन पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलेंगे। पोलैंड में ही कई पूर्वी यूरोपीय सहयोगियों से भी उनकी मुलाकात होगी। पोलैंड के प्रधानमंत्री का बयान भी आ चुका है। पोलैंड में यूएस के सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर बात तो होगी। पोलैंड में ज्यादा यूएस फोर्स और उनकी स्थायी तैनाती की जरूरत है। पोलैंड में नए अमेरिकी पेट्रियट सिस्टम की तैनाती का फैसला अहम है। पोलैंड को अमेरिकी सुरक्षा, इस पर बात करते हैं। पोलैंड में इस वक्त करीब 11,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। फिलहाल अमेरिकी सैनिकों की तैनाती रोटेशन के आधार पर हो रही है। तो ये बड़ी बात है कि पोलैंड में बाइडेन की मौजूदगी कई बड़े संकेत की तरफ इशारा कर रही है। बिल्कुल निधि, और पहला संकेत ही यही है कि इससे तनाव बढ़ेगा, जंग के आसार बढ़ेंगे। इसीलिए यह बात हो रही कि क्या जंग होगी, प्रचंड होगी। जी हां, 1 साल पूरा होने जा रहा है इस युद्ध को और 23 तारीख और 24 तारीख को दिन भर TV9 भारतवर्ष जंग से जुड़ी, इस तनाव से जुड़ी एक ही खबर आप तक पहुंचाएगा। तो आइए अब समझते हैं कि कैसे यूरोप की सुरक्षा अमेरिका के भरोसे अब टिक गई है और रशियन खौफ ने कैसे पूरे इलाके के सैन्य समीकरण को बदल कर रख दिया है। इसको भी समझना बेहद जरूरी है कि अब कैसे समीकरण है, कैसे इक्वेशन है। तो पोलैंड में यूएस आर्मी हेडक्वार्टर, ये सवाल उठ रहे हैं। जून 2022 में बाइडेन ने पोलैंड में स्थायी यूएस आर्मी हेडक्वार्टर बनाने की बात कही थी। यह पहला संकेत है बड़े युद्ध का और बाइडेन ने यह प्रस्ताव रूस के खतरे को देखते हुए रखा था, यानी कि पोलैंड में आर्मी का हेडक्वार्टर बनाया जाए ताकि रूस से निपटने में, त्वरित कार्रवाई करने में आसानी हो। तो 3 बड़े सवाल यहां पर उठ रहे हैं। उन 3 सवालों का हम जिक्र करेंगे। सवाल नंबर 1, पहला सवाल, पोलैंड में अमेरिकी सैन्य हेडक्वार्टर को क्या पुतिन कबूल कर पाएंगे? क्योंकि पुतिन तो इस मामले में बहुत ही सख्त रहे हैं शुरू से ही। नंबर 2, क्या पूर्वी यूरोप की सुरक्षा अब अमेरिकी रहमो करम पर होगी, यानी पूरी तरीके से अमेरिका पर अब यूरोप की सुरक्षा निर्भर करेगी? नंबर 3, क्या अमेरिका को यूरोप पर रशियन खौफ का लाभ मिल रहा है? वही बात कि क्या इसमें अमेरिका अपने बिजनेस इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है? जितना यूरोप डरेगा यूएस का खजाना उतना भरेगा। क्या यह बात सही साबित हो रही है? हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए। सबसे पहले आपका परिचय हम उन मेहमानों से करा दें। हमारे साथ है मेजर जनरल संजय सोई, डिफेंस एक्सपर्ट, और प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। नेवल कमांडर अशोक बिजलवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कर्नल यूएस राठौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोई सर, बात वही, ये जो हेडक्वार्टर बनेगा पोलैंड में, ये जो एक सेंटर बन रहा है, क्या यूरोप के डर की वजह से बन रहा है? और ये डर जितना बढ़ेगा, बाइडेन का, यूएस का, अंकल सैम का खजाना क्या उतना भरेगा? नहीं, बिल्कुल रवि, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप कि जो नेटो देश 2 साल पहले अलग हो रहे थे, जर्मनी खड़ा हो रहा था, फ्रांस खड़ा हो रहा था, अमेरिका एक कह रहे थे कि नेटो क्यों है, रशिया इतना कमजोर है, खतरा नहीं है। आज वो अमेरिका ने वही एक बहुत बड़ा खतरा क्रिएट करके वहाँ पर आज पूरे नेटो देश खड़े हो गए, इकट्ठे हो गए। सबका डिफेंस बजट बढ़ चुका है, उनकी अपनी इकोनॉमिक हालत ख़राब है, लेकिन फिर भी ज़्यादा हथियार खरीदने पर मजबूर हैं। और जो अमेरिका के अंदर चाहे बाकी चीज़ों के शेयर्स डाउन हुए हो, चाहे नैस्डैक डाउन हुआ हो, चाहे बाकी डो जोन्स डाउन हुआ हो, लेकिन जो आर्म इंडस्ट्री वाले शेयर हैं, लॉकहीड मार्टिन हो या बाकी जो कंपनी है, उन सब के शेयर 11 से 22-23%। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर एक बात बड़ी नजर आती है प्रोफेसर संजय भारद्वाज की, एक तीर से कई शिकार किए गए। एक तो अमेरिका ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली, दूसरी तरफ नाटो में जो एक गुटबाजी नजर आ रही थी उसको भी दूर करने की कोशिश की और अमेरिका का प्रभुत्व कम से कम यूरोप में बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं इस जंग के मद्देनजर। क्या ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है?
देखिए, दो बातें हैं जो कोल्ड वार से अलग है। पहली बात कि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूएसएसआर के पार्ट थे, 1999 में चेक रिपब्लिक या पोलैंड, ये सब नाटो के मेंबर बने। अब जो पोलराइजेशन दिख रहा है, दो लेवल पे दिख रहा है। पहला कि जो ऑथोरिटेरियन स्टेट्स वर्सेस लिबरल डेमोक्रेसीज के बीच में, जिसमें अमेरिका काफ़ी कुछ सक्सेसफुल रहा इनको मोबिलाइज करने में, अपने साथ रखने में। आज यूरोप इस मुद्दे पे कि ये ऑथोरिटेरियन स्टेट से खतरा है, तो वो पोलराइज करने में। दूसरा जो पोलराइजेशन, बड़ा पोलराइजेशन है और दुनिया को बहुत खतरनाक डायरेक्शन में ले जा रहा है कि आर्म्स का पोलराइजेशन हो रहा है। जो आर्म्स का पहले आइडियोलॉजिकल होता था, इकोनॉमिक हो रहा था पोस्ट कोल्ड वार में, अब आर्म्स का पोलराइजेशन हो रहा है। जिस तरीके से पोलैंड और बाकी जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज इक्विप्ड कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज, और जो जिस तरीके का सप्लाई हो रहा है, वो मुझे लगता नहीं है कि देखिए 24 फरवरी बिल्कुल। और संजय भारद्वाज सर, दूसरी तरफ हम देख भी रहे हैं कैसे रूस की तरफ ईरान या फिर चीन को लेकर जो अमेरिका दावा कर रहा है कि उसकी तरफ से भी बड़ा जो हथियारों का जखीरा है वो पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं। इन सब के बीच आप देखिए एक और बड़ी खबर है, रूस ने यूक्रेन पर विध्वंसक हमला किया है। अवदीवका की तस्वीरें सामने आई है जहां पर रूसी सेना की बारूदी बौछार हुई है। ये देखिए तस्वीर, रशियन स्ट्राइक में यूक्रेनी सैन्य ठिकाना किस तरह से तबाह हो गया और किस तरह से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। ये जोरदार जो धमाका हुआ है और जो आग का गोला आपको नजर आ रहा है, ये बतला रहा है कि कितने बड़े हमले को अवदीवका में अंजाम दिया गया। और देखिए अगली बड़ी खबर, पुतिन और बाइडेन की स्पीच पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। कल कुछ ही समय के अंतराल पे दोनों की स्पीच होनी है। बाइडेन वॉर्सा में तो पुतिन क्रेमलिन में स्पीच देंगे, संबोधित करेंगे। वॉर के 1 साल पूरे होने पर दोनों की ये जो स्पीच है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, दोनों ओर से कई बड़े और निर्णायक ऐलान के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब इस जंग को 1 साल पूरे होने जा रहे हैं और माना यह जा रहा है कि रूस की तरफ से यूक्रेन की धरती को दहलाने के लिए कुछ बड़ा किया जाएगा, इसके पूरे आसार बने हुए हैं। ऐसे वक्त में इन दोनों की स्पीच पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी, क्योंकि ये स्पीच दरअसल एक तरह से तय कर देगी कि आने वाले वक्त में ये जंग किस मकाम पर पहुंचती हुई हम देखेंगे। और देखिए एक बेहद खास बात यह है कि कल पुतिन और बाइडेन की अपनी अपनी स्पीच जो है वो कैसे एक दूसरे के लिए टक्कर साबित हो सकती है, ये आपको दिखाते हैं। दरअसल कुछ ही समय के अंतराल में वॉर्सा में बाइडेन की स्पीच होगी, जबकि क्रेमलिन में पुतिन बोलेंगे। आइए इसकी डिटेल पर एक नजर डाल लेते हैं। 21 फरवरी सुपर पावर में हेड ऑन बाइडेन की स्पीच, वक्त है इसका रात के 10 बजे का। तो बाइडेन अपनी स्पीच में किन बातों का जिक्र करते हैं उस पर सबकी नजरें होंगी। दूसरी तरफ क्रेमलिन में पुतिन, व्लादिमीर पुतिन की स्पीच जो है उसका वक्त है दोपहर 2:30 बजे का। तो दोपहर 2:30 बजे पुतिन की स्पीच होनी है और रात 10 बजे जो बाइडेन की स्पीच होनी है। क्या बोल सकते हैं? वॉर थोपने के लिए रूस की आलोचना वॉर्सा से कर सकते हैं जो बाइडेन, जिसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन पुतिन का अगर हम जिक्र करें तो पुतिन क्या कह सकते हैं? वॉर के 1 साल का पूरा लेखा जोखा दरअसल रूस की तरफ से दिया जा सकता है, पुतिन की तरफ से दिया जा सकता है। इसके अलावा बैटलफील्ड में आने वाले वक्त में रूस की रणनीति क्या होगी, नई स्ट्रैटेजी का भी कुछ हद तक खुलासा कर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। क्रेमलिन से यह माना जा रहा है, जबकि वॉर्सा से यूक्रेन को बड़ी मदद का ऐलान करेंगे जो बाइडेन, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। यूक्रेन में पश्चिमी प्लान की घोषणा भी पोलैंड की राजधानी वॉर्सा से कर सकते हैं जो बाइडेन। इसके अलावा पुतिन ज्यादा बड़े हमले की बात कल क्रेमलिन से कर सकते हैं। यही वजह है कि इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों के जो संबोधन है, जो स्पीच है, उस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त कर्नल राठौर भी मौजूद हैं। राठौर साहब, क्या लगता है, आसार क्या जताए जा रहे हैं 24 फरवरी को लेकर? वैसे ही बहुत सारी बातें कही सुनी जा चुकी हैं, ऐसे में इन दोनों नेताओं का आने वाले वक्त में क्या रुख होगा, ये बहुत हद तक क्या इस स्पीच से क्लियर होगा या फिर बहुत कुछ ऐसा होगा जो छुपा कर रखा जाएगा, खुलासा नहीं किया जाएगा? जी हाँ समीर, इन दोनों नेताओं की स्पीच
का बहुत बड़ा मायने होने वाला है। जाहिर सी बात है कि बाइडेन पोलैंड आए हैं और उनकी स्पीच कोई रिकॉन्सिलिएटरी स्पीच नहीं होगी। वो यहाँ पर वर्ल्ड फोरम को और अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी को बताने की कोशिश करेंगे कि ये वॉर क्यों अहम है। नेटो को बताएंगे। इससे पहले ब्रसेल्स की जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ सभी लोगों ने इनकी बात मानी है। इससे वो बहुत जोश में हैं उसके बरखिलाफ। और राठौर साहब, 21 फरवरी पिछले साल वो दिन था जब हस्ताक्षर करके 4 प्रांत अपने कब्जे में कर लिए थे। तो 21 फरवरी को ही वो पूरा 1 साल पूरा हो रहा है। इसलिए जो पुतिन की स्पीच होगी उसमें ये बोलेंगे जरूर वो। 21 फरवरी को पुतिन ने लुहांस्क और डोनेट्स्क को अपने में मिलाया था और उसके बाद 24 तारीख को वॉर शुरू हुआ था। पुतिन के लिए सबसे बड़ी चीज जो होगी मुद्दा, वो होगा अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी को, रशियन फेडरेशन को बताना कि ये वॉर क्यों अहम है, ये वॉर रूस की संप्रभुता और एग्जिस्टेंस के लिए क्यों अहम है, ठीक है, और ये लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है। एक साल के बाद सर ये भी ऐसा जरूर होगा कि अब तक की लड़ाई में उन्होंने क्या मैसेज दिया है रूस को, अपनी जनता को, और जो वो देना चाहते हैं क्या लोगों ने वैसा ही रिसीव किया है। आगे बढ़ते देखिए, मोर्चे पर जाने से पहले रशियन फोर्स ने कड़ी ट्रेनिंग की और रूस ने जारी किया फोर्स के ट्रेनिंग का वीडियो में धुआंधार फायर करते नजर आए रशियन सैनिक। कई तरह के हथियारों से फायरिंग करते नजर आ रहे हैं जवान। ये तस्वीरें आप देखिए जो वीडियो जारी किया गया है ट्रेनिंग का। बाइडेन के पोलैंड दौरे पर पुतिन का जवाबी एक्शन एक्टिव हो गई है। रूस की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स, पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स ने शुरू की वॉर एक्सरसाइज। अब ये कुछ बड़े संकेत की तरफ इशारा कर रहा है। और आपको बता दें कि पोलैंड दौरे को लेकर लगातार अटकलें हैं। जो ये पोलैंड दौरा है बाइडेन का, वो कई मायनों में खास है। अब उनकी स्पीच 1 साल युद्ध को पूरा हो रहा है और पुतिन की स्पीच दूसरी तरफ 1 साल युद्ध को पूरा करने के लिए जो रणनीति रशिया की होगी उस पर देखना होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एक्टिव नजर आ रही है रूस की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स। और यूक्रेन रूस के इस युद्ध को 1 साल पूरा होने वाले हैं। TV9 भारतवर्ष पर आप विशेष कवरेज देख पाएंगे। इकलौता चैनल जो सबसे पहले युद्ध के मैदान में गया था और इस 1 साल तक क्या क्या हुआ, ये विशेष कवरेज आप 3 दिन बाद बड़ी कवरेज देख पाएंगे। और आइए अब देखते हैं कि बाइडेन के पोलैंड दौरे के जवाब में जो पुतिन है उनकी न्यूक्लियर फोर्स की आखिर क्या तैयारी है। पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो चुकी है। आपको जल्दी से बताते हैं बिग पॉइंट्स। रशियन स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स ने ड्रिल शुरू कर दी है। ये बहुत बड़ा इशारा है कि जो परमाणु वेपन्स हैं वो पूरी तरह से तैयार मोड में है। समंदर और जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलें ड्रिल का हिस्सा है। हवा में मार करने वाली क्रूज मिसाइलें भी एक्सरसाइज में शामिल हैं। इसके अलावा दुश्मन देश पोलैंड में बाइडेन की मौजूदगी पर पुतिन आग बबूला है और उनकी स्पीच को सुनकर तो और ज्यादा आग बबूला हो सकते हैं। बिजलवान सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप क्या समझते हैं ये जो ड्रिल चल रही है, वॉर ड्रिल, ये एक तरह से दुनिया को दिखाने की कोशिश है कि देखिए हमने युद्ध में 1 साल की फतह कर ली है, 1 साल तक हमने युद्ध को खींचा। वहीं यूक्रेन भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमने जो रेजिलियंस दिखाया, जो हम रिटेलिएशन कर रहे हैं वो भी 1 साल तक मजबूती के साथ कर रहे हैं। लेकिन जो बाइडेन है उनकी स्पीच और जो पुतिन है उनकी स्पीच बहुत अहम होगी। आप कैसे देखते हैं पूरे सिनेरियो को? देखिए, ये सब एक कंटिन्यूटी का एक हिस्सा होता है। जो आपकी जो भी न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनको आपको पीरियडिकली हमेशा जो है एक्सरसाइज करते रहना पड़ता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर वॉर है वो आज तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से आज तक एक भी बार कोई भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ हुआ नहीं है और ना कोई देश चाहता है कि वो इस्तेमाल हो। पर जो भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होता है वो सेल्फ डिफेंस में किया जाता है। और या वो आप ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रैटेजी होती है वो ये रहती है कि वो हमारा सेकंड स्ट्राइक ऑप्शन रहे। और जो नॉर्मल तरीके से वॉर होता है वो कन्वेंशनल वेपन्स के साथ किया जाता है।
तो जब आप उसको इस्तेमाल नहीं करते लंबे समय तक, तो आपके जो सैनिक हैं या जो आपके अधिकारी हैं जो उन फोर्सेस को या उन वेपन्स को यूज़ करने वाले हैं उनको वो, लेकिन सर टाइमिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। टाइमिंग तो आप देखिए पिछले 1 साल में कितनी बार हम लोग देख चुके हैं कि उनके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उन या न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनमें कुछ ना कुछ कवायद चलती रहती है। तो ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से एक आम हिस्सा है एक जो आगे चल रहा है। रूस का यूक्रेनी सेना पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। आरोप है रेडियो एक्टिव पदार्थों को लेकर। रेडियो एक्टिव पदार्थ के इस्तेमाल करने की तैयारी में है यूक्रेन। ये रूस की तरफ से आरोप लगाया गया और ये आ कहां से रहा है इसको लेकर भी कहा जा रहा है यूरोपीय देशों से यूक्रेन को रेडियो एक्टिव पदार्थ मिल रहे हैं, इनकी खेप पहुंचाई जा रही है। ये रेडियो एक्टिव कंटेनर्स यूक्रेन की ओर भेजे गए हैं, इस बात का पुख्ता दावा रूस करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि एक तरफ आप देखिए कि किस तरह से जो अपनी न्यूक्लियर तैयारियां हैं उसको और भी ज्यादा मजबूत करता हुआ रूस नजर आ रहा है। दूसरी तरफ रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि अब इस वॉर में 1 साल जब होने को है तब रेडियो एक्टिव पदार्थों का इस्तेमाल किया जाएगा यूक्रेन की तरफ से। अगर रूस का यह दावा सही है तो यकीनन खबर बहुत ही सनसनीखेज है। आइए इससे जुड़ी डिटेल पर नजर डाल लेते हैं। बिग वॉल पर आपके सामने एक एक डिटेल है। वॉर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यूक्रेन में रेडियो एक्टिव पदार्थ से भरे कई कंटेनर्स भेजे गए हैं, यह दावा। एक यूरोपीय देश से यह कंटेनर यूक्रेन की सीमा में आए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय यह दावा कर रहा है सीमा पार कंटेनर्स की कस्टम जांच तक नहीं की गई है, यह दावा भी किया गया है। इसके पीछे पश्चिम और यूक्रेन की सोची समझी रूस के खिलाफ साजिश। इन कंटेनर्स को अटैक से नुकसान पहुंचाने की योजना भी है। रेडियो एक्टिव लीकेज के बाद ठीकरा रूस पर फोड़ा जाएगा, इस बात का भी दावा किया जा रहा है। यूएनजीए की इमरजेंसी बैठक को देखते हुए यह पूरी जो साजिश है वो रची गई है। तो यह दावा पश्चिम को लेकर किया गया है कि कैसे पश्चिम यूक्रेन में रेडियो एक्टिव पदार्थ भेज रहा है और इसका ठीकरा भी अगर कुछ लीकेज होता है तो इसके बाद रूस पर ही फोड़ा जाएगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। संजय सोई सर, मेरा सवाल आपसे है, यह जो रेडियो एक्टिव पदार्थ भेजने की थ्योरी है रूसी रक्षा मंत्रालय की, इसमें दम कितना नजर आता है और अगर वाकई में दम है तो क्या हो सकता है, कितने गंभीर परिणाम इसके निकल सकते हैं? नहीं करना, बिल्कुल जंग में कुछ भी संभव है। जंग में जो आदमी प्लानिंग करता है वो जरूरी नहीं कि वही हो, कुछ और होके निकल के आता है, ये बात हमेशा होती रही है। अब जैसे ये जो बात है कि रशिया ने दावा किया है रेडियो एक्टिव पदार्थ आए हैं यूक्रेन में यूरोप के किसी देश से, कितना सच है कितना झूठ है ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी हम पिछले 4-5 महीने देख रहे हैं कि रशिया का भी सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है, उनका प्रोपेगेंडा भी काफ़ी एक्टिव है, चाहे वो वीडियो दिखा रहे हैं या इस प्रकार की बयानबाजी आ रही है। दूसरी बात इससे ये हो सकती है कि अगर रशिया अपनी डेस्परेट सिचुएशन में कोई न्यूक्लियर ऑप्शन का सोचता है तो वहां पर वो उसका ठीकरा यूक्रेन पर भी फोड़ सकता है। रूस यूक्रेन वॉर पर ईयू फॉरेन पॉलिसी चीफ का बड़ा बयान सामने आया। चंद हफ्तों में ही हो सकता है यूक्रेन का खात्मा। जोसेफ बोरेल ने कहा ईयू ने जल्द और हथियार नहीं दिए तो यूक्रेन की हार तय है। बोरेल का यह बयान अपने आप में चिंता बढ़ाने वाला है और सबसे ज्यादा जो इस वक्त ऐसे बयान आ रहे हैं वो ये बार बार प्रेस करते नजर आ रहे हैं कि यूक्रेन को हथियारों की ज्यादा जरूरत है। अब लगातार यूक्रेन हथियार मांगता रहा है, यहां तक कि लंबी दूरी के हथियार भी मांगता रहा है, लेकिन बहुत ही तंग हाथों से उसे ये हथियार दिए जा रहे हैं। अब जब युद्ध के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं तो फिर ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों पर भी एक दबाव बढ़ता जरूर नजर आइए देखते हैं कि किस तरीके से इस वॉर को 1 साल होने के बाद अब तक की जो कहानी रही है वो क्या रही है। और साथ ही हम आपको ये बताएं कि जैसे जैसे 1 साल का ये समय पूरा हो रहा है वो तारीख नजदीक आती जा रही है, दुनिया तनाव के नए मुहाने पर जा रही है, जंग होगी, प्रचंड होगी। ये पूरा कवरेज हम यानी कि 23 और 24 तारीख को दिन भर आपके सामने रखेंगे। 1 साल से पूरा होने जा रहा है युद्ध का और उसके पूरा होने पर इस वक्त वैश्विक हालात क्या है, इस पर हमारी ये पेशकश रहेगी। और आइए देखते हैं कि म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल में ईयू फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने क्या कहा है।
बड़ी बातें उनकी क्या हैं। साफ तौर पे वो ये कहते हैं, बोरेल की हम बात कर रहे हैं, जो कि म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने बयान दिया है, जोसेफ बोरेल ने, ईयू ने जल्द मदद नहीं बढ़ाई तो कुछ हफ्तों में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। और युद्ध खत्म होने का मतलब वो साफ तौर पे कह रहे हैं यूक्रेन की हार होगी, फिर हम यूक्रेन को शायद ही बचाने की हालत में होंगे। अगर ये मदद जल्द नहीं पहुंची तो हमें यूक्रेन को तुरंत मिलिट्री सपोर्ट बढ़ाना होगा, जिससे कि यूक्रेन इस युद्ध में टिक सके। बहुत जल्द कुछ करना होगा और जल्द करना होगा। देरी हुई तो फिर यूक्रेन का खात्मा तय है। मोर्चे पर अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, यह बोरेल ने अपने बयान में कहा। हमें इसी वक्त अर्जेंट वॉर मोड में आ जाना चाहिए, बोरेल का बयान, जिसमें वो साफ तौर पे ईयू के सामने ये डिमांड रख रहे हैं, हथियारों की कमी की तुरंत भरपाई करनी होगी। जहां भी हथियार कम हो रहे हैं वो तुरंत सप्लाई करना ही होगा। संजय सर, ये मांग इस वक्त भी चल रही है जब 1 साल पूरा होने वाला है, रूस बड़ी तैयारी कर रहा है। इसका मतलब तो यही है कि ईयू में भी ये बात वेल नोन है, ईयू ग्रुप्स में भी वेल नोन है कि जितने हथियार रूस का सामना करने के लिए चाहिए वो अवेलेबल नहीं कराए गए। देखिए, युद्ध की जो बरसी पे जो तैयारी रशिया आज कर रहा है, जो आपने पहले दिखाया कि जिस तरीके से वो अपने ट्रुप मोबिलाइज कर रहा है, आर्म्स ड्रिल कर रहा है, उसमें जितने भी न्यूक्लियर ड्रिल्स भी कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये बात रिफ्लेक्ट हो रही है कि रशिया पूरी तैयारी में है। और इस दूसरा ये रिफ्लेक्ट भी होता है कि जिस पोलैंड में बाइडेन की यात्रा आ रही है तो वहाँ पर भी मोबिलाइजेशन हो रहा है। तो यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन इस बात को समझ रहा है कि रशिया को अगर काउंटर और डिटर नहीं किया गया यूक्रेन में तो ये युद्ध आगे बढ़ेगा, यूरोप तक जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि साफ पूरी तैयारी से है आपने कहा, तो पूरी तैयारी किस चीज की? न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की? नहीं, निश्चित देखो, ग्राउंड तो बना ही रहा है। अगर रशिया इस तरीके से प्रोलॉन्ग कर गया, जो वेस्ट चाह रहा है कि रशिया को यूक्रेन के दलदल में फंसा के रखा जाए, रशिया इस बात को समझ रहा है, तो इसको देखो खत्म तो करेगा। 1 साल हो चुका है, तो कोई ना कोई न्यूक्लियर, मैं नहीं कह रहा न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेगा, लेकिन रशिया एक मिलिट्री पावर है। युद्ध की जो सीमाएं वो एक्सटेंड भी कर सकती है, जैसा कि कहा जा रहा है कि बाल्टिक कंट्रीज तक ये जा सकता है, बाल्टिक रीजन जा सकता है, पोलैंड में भी ये दाखिल हो सकता है, बहुत विध्वंसक हो सकता है। सर, एक बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर रहे हैं। यूक्रेन का रूस पर जबरदस्त पलटवार हुआ। खार्किव में जलते नजर आए हैं रूसी सैन्य सामान। 14th मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसी T-90M टैंक को नष्ट किया। वहीं देखिए, एक अहम जानकारी और सामने आ रही है। मैदाने जंग से लगातार तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें विध्वंसकारी कहा जा सकता है, लेकिन इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि मैक्रों और ज़ेलेंस्की ने फोन पर आपस में बात की है। मैक्रों के कल के चौंकाने वाले बयान के बाद ये बातचीत हुई। कल मैक्रों ने कहा क्या था? कहा था कि हम रूस की बर्बादी नहीं चाहते। ज़ेलेंस्की से बातचीत में मैक्रों ने दिया हर मदद का भरोसा। कल मैक्रों ने कहा था रूस की हार चाहते हैं लेकिन तबाही नहीं। ये बड़ी बात कही गई। कर्नल राठौर, किस तरह से आप देखेंगे इस बयान को? क्योंकि ये सीधे सीधे एक मैसेज, एक संदेश देने की कोशिश की गई थी मैक्रों की तरफ से कि रूस की सरजमीन पर यूक्रेन के हमले किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, और उसके बाद ये बातचीत हुई। देखिए समीर, पूरे युद्ध में फ्रांस का और खास करके राष्ट्रपति मैक्रों का एक स्टैंड अलग रहा है हमेशा। और इनका बयान कि हम रूस की बर्बादी नहीं चाहते, हार चाहते हैं, बहुत ही अहम है, क्योंकि वो जियो स्ट्रेटेजिकली सोच रहे हैं। अगर रूस बर्बाद हो जाता है तो उसके बाद बाईपोलर वर्ल्ड होगा और चाइना और यूएसए आमने सामने होंगे। पूरे वर्ल्ड का इक्वेशन बदल जाएगा। यहाँ पर ये जो बात कह रहे हैं, नेटो की तरफ से अगर कोई उनका पॉइंट्समैन है आज जहां शांति की बात की जा सकती है, वो सिर्फ मैक्रों है, फ्रांस है। अदरवाइज सब चाहते हैं जंग बढ़े बढ़े बढ़े, लेकिन फ्रांस में मैं इनकी तारीफ करूंगा कि पूरे युद्ध में उन्होंने नेटो का साथ दिया है, लेकिन साथ में उन्होंने एक सैनिटी बना के रखी है अपने बयानों से, ताकि न्यूट्रल लगे। जी हाँ, और साथ में पुतिन से उनका एक संवाद बना हुआ है ताकि वो बुरे ना कहलाएं इस पूरे सिनेरियो में।
बच्चों के लिए कैसे ये बदसूरत तस्वीर लगातार सामने आ रही है, भयानक रूप लेता जा रहा है जो युद्ध है, रूस यूक्रेन वॉर। युद्ध की वजह से अब तक कम से कम 461 बच्चों की जान जा चुकी है। अलग अलग हमलों में 924 बच्चे घायल भी हुए हैं। यूक्रेन की इंटरनल रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। और लेकिन वॉर में बच्चों पर आई मुसीबत इतनी भर नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि असल मामला है क्या। वॉर की भेंट चढ़ रहे हैं क्या मासूम? रूस यूक्रेन वॉर में बच्चों की मौत आंकड़ों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों से नहीं आ रहे हैं आंकड़े। रिकॉर्ड के मुताबिक 461 बच्चों की मौत और 924 घायल हुए हैं। बच्चों के हताहत होने के आंकड़े ज्यादातर यूक्रेन की ओर से आए हैं। यूक्रेन इसको रिलीज कर रहा है इन आंकड़ों को। रूसी कब्जे वाले इलाकों में इससे कहीं ज्यादा मौतों की आशंका है। तो कर्नल राठौर, यही आप कहना चाह रहे थे कि जो प्रोपेगेंडा का वॉर है वो किस तरह से इतना हावी होता जा रहा है, इतना चरम पर पहुंच चुका है कि बच्चों को लेकर गलत इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है जिसको कि रशियन मीडिया ने भी स्वीकार किया है। बहुत सारे बच्चे लुहांस्क और डोनेट्स्क प्रांत से रशिया ले जाए गए हैं और वहाँ उन दूसरी फैमिलीज़ को अडॉप्ट कराए जा रहे हैं और उनको री एजुकेशन के नाम पर वो हज़ारों में तादाद है जिसको कि लोग मान नहीं रहे। और ये आंकड़े हैं नहीं, वो आंकड़े, ये तो आप के छोटे आंकड़े, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है। अगर ह्यूमन ट्रेजेडी की बात करें, बच्चों के बारे में बात करें, ये आंकड़े हजारों में जा सकते हैं। रशिया यहाँ से बच्चों को ले गया है और री एजुकेशन के नाम पर वहाँ पर रशियन फैमिलीज को वो अडॉप्ट कराए जा रहे हैं। ठीक है सर।